कमलनाथ को दिग्गी ने नहीं बताया। वायरल वीडियो में सच सामने आया। सीएम से मुलाकात मामले ने खोले राज। कांग्रेस में गुटों का राज। आपसे मिले उस दिन से टाइम नहीं मिला, बराबर हम लोग साहब के पास आते हैं। नहीं, आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी। ये बात मुझे नहीं बताई, 4 दिन पहले हम तो मिले थे, तो उसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया। बात यह है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं। नहीं मिले और काम चल रहा है। अब मशीनें बढ़ती जा रही है, आपके थ्रू समय मांगे हम रोज बढ़ती जा रही है। रोज मशीनें बढ़ रही हैं। इस वायरल वीडियो को सुनने के बाद कोई भी यही कहेगा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच संवाद की कमी है। वीडियो 4 दिन पहले का बताया जा रहा है, जब सीएम शिवराज से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर दिग्विजय सिंह धरना दे रहे थे और उसी वक्त स्टेट हैंगर में सीएम शिवराज और कमलनाथ की मुलाकात हुई थी। यहीं कमलनाथ को सीएम शिवराज से पता चला कि दिग्गी धरना दे रहे हैं। उसके बाद कमलनाथ धरना स्थल पर पहुंचे और अब सुनिए 2 दिग्गजों में क्या बात हुई। ये बात मुझे नहीं बताई, 4 दिन पहले हम तो मिले थे, तो उसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया। बात यह है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं। नहीं मिले और काम चल रहा है। अब मशीनें बढ़ती जा रही है, आपके थ्रू समय मांगे हम। रोज बढ़ती जा रही है। रोज मशीनें बढ़ रही हैं। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, इसको लेकर अब बीजेपी भी मुखर हो गई है। हालांकि पहले ही दिन से ये सवाल उठते रहे हैं कि कांग्रेस में दिग्गजों के बीच मतभेद है। कमलनाथ जी ने बताया दिग्विजय सिंह को वास्तव में वो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र हैं। अभी भी बिल्कुल जिस तरह से मैंने वो वार्तालाप सुनी तानाशाही पूर्वक की, डेमोक्रेसी नाम की चीज कांग्रेस में बची ही नहीं है। और ये दोनों की बातचीत जो वायरल हुआ है वीडियो, उसे सुनने के बाद में 2 पूर्व मुख्यमंत्री की जिस तरह से हास्यास्पद बहस कार्यकर्ताओं के सामने हो गई है, इससे कांग्रेस का भविष्य समझ आता है। अगर आप इन 3 तस्वीरों पर गौर करेंगे तो भी कांग्रेस की हालत को आसानी से आंक सकेंगे। 21 जनवरी को कमलनाथ और दिग्गी के बातचीत से संवाद की कमी के बारे में पता चलता है। इससे पहले पिछले साल 1 अक्टूबर को अरुण यादव भी संवादहीनता का आरोप लगा चुके हैं। अरुण यादव के आरोप के ठीक 1 महीने बाद उनके बयान का अजय सिंह समर्थन करते दिखे। कुल मिलाकर यही समझ आ रहा है कि कांग्रेस को नेताओं के बीच संवाद बढ़ाने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में कम्युनिकेशन कम। कम्युनिकेशन बड़ी लाजवाब चीज़ है। चूंकि हम पत्रकार कम्युनिकेशन के विद्यार्थी होते हैं और राजनेता भी होते हैं, हम लोग डिग्री विग्री ले लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा दम हम लोग अपने भीतर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कम्युनिकेशन पढ़ते समय, वो सुनहरा वाक्य जो हमने अपने छात्र जीवन में पत्रकारिता की पढ़ाई करते समय पढ़ा था, वो आज भी हमारे दिमाग में गूंजता है कि संवाद का अभाव ढेर सारी गलतफहमियों को जन्म देता है। संवाद चाहे किसी संगठन में हो, पार्टी में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, समाज में हो, अगर इसकी कोई भी कड़ी कमज़ोर होती है तो बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होते हैं, कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं और ये किसी के भी हित में नहीं होते हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक खुला मामला हमेशा से रहा है, जिसकी बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। बीजेपी इसके उलट एक ऐसी पार्टी है जिसके भीतर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह डिफरेंसेस वहाँ नहीं है। वहाँ कई बार कांग्रेस की तुलना में अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि फ़र्क ये है कि बीजेपी उन पर बहुत मजबूती से नियंत्रण पा लेती है, या कम से कम ऐसे धड़े जिनके भीतर असंतोष है उनको ये अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है कि आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे इस विषय पर, नहीं तो आप देख लीजिएगा। और जिसने भी इस सीमा से बाहर बीजेपी में जाने की कोशिश की वो फिर बीजेपी के लिए अतीत ही हो गया। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है और यही वजह है कि आपने देखा कि जिस तरह का मंजर सामने आया, वो मंजर निश्चित तौर पर पार्टी के लिए इस मामले में अच्छा नहीं है कि 2 बड़े नेताओं के बीच में अगर संवादहीनता है इस तरह की कि कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कहा कि आपने मुझे सूचित नहीं किया, और कमलनाथ जी की मंशा ये भी प्रतीत हुई कि ऐसे मसले पीसीसी चीफ के ज़रिए ही बात पहुंचनी चाहिए ऊपर तक, भले ही आप मिलें लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी का तर्क ये था कि क्या आपके ज़रिए अब हमको ये सब अप्रोच करना पड़ेगा।
इसके पहले अरुण यादव भी कह चुके हैं ये बात कि कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए और उसका समर्थन अजय सिंह जी ने किया। बात करेंगे इस पर, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं अवनीश बुंदेला, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। आशीष अग्रवाल जी हैं, युवा नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। योगीराज जी, पहले आपकी टिप्पणी, उससे आगाज, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, मैं शुरू वहीं से करूंगा क्योंकि आपने कम्युनिकेशन की बात की। ये बिल्कुल पॉइंट क्लियर है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवादहीनता नहीं होना चाहिए। इसमें एक और बात है कि कम्युनिकेशन भी टू वे होना चाहिए। जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा टू वे कम्युनिकेशन भी नहीं होना चाहिए जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बीच हो गया। खैर, ये कम्युनिकेशन वाली बात थी, लेकिन ये बात सही है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी कुछ गेन करना चाह रहे होंगे, राजगढ़ जिले का चूँकि वो मामला था, और ये बात बिल्कुल सही, कमलनाथ जी को आने में कितनी देर थी? दिग्विजय सिंह को ये पता था कि कमलनाथ जी 1 घंटे में आने वाले हैं, तो आप तुरंत धरने पे बैठ गए। यदि आप वेट कर भी लेते तो हो सकता है कि वो जो कम्युनिकेशन जो गैप हो गया, जो इतनी बातें जो बाहर आ गई, वो बातें बाहर नहीं आती। और जब शिष्टाचार की बात होती है, जैसे दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस भी शिष्टाचार की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को शिष्टाचार के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, तो शिष्टाचार ये भी है ना कि आपको भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कान में कम से कम ये बात डाल लेनी चाहिए। हम भी पत्रकारिता में आप रहे, हम रहे, जरा से ही कम्युनिकेशन गैप आपके हमारे बीच या आपके एडिटर के बीच, या जैसे ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं बुंदेला जी, यदि अपने बड़े लीडर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप होता है और वो बात यदि तीसरे आदमी से मालूम पड़ती है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्हें कमलनाथ जी को मालूम पड़ा कि दिग्विजय सिंह जी धरना दे रहे हैं, तो फिर वो एकदम ऐसा लगता है उनको, लो मुझे ही नहीं पता कि इतनी बड़ी बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर के सामने धरने की बात हो रही है और मुझे नहीं पता। तो उनको भी थोड़ा सा लगा, जिस तलखलेजे में वो कह रहे हैं दैट इज ट्रू, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि कम से कम मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। एक छोटी सी बात और मैं आपके ध्यान में ला दूँ, ये जो दोनों परियोजनाएं हैं, ये टैम परियोजना और ये जो सुठालिया परियोजना है, ये दोनों परियोजनाएं दिग्विजय सिंह के क्षेत्र की परियोजना है, और ये उस समय की परियोजना है जब ये चीफ मिनिस्टर थे। यदि परियोजना पहले ही पूरी हो जाती तो आज ये मुद्दा ही नहीं रहता। तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने में कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी रही है, क्योंकि वहाँ की उस क्षेत्र के किसानों की ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी, और ये बड़ी परियोजनाएं भी नहीं है, ये बड़ी लघु सिंचाई परियोजना है। जी जी, आपकी ये बात में दम है, क्योंकि अखबार और बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आपके हमारे अनुभव ये बताते हैं कि कई बार संपादक महोदय उस समय बड़े विचलित हो जाते हैं जब कहते हैं भाई मैं संपादक हूँ, मुझे तो बता दिया करिए कि कौन सी खबर कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, उसका प्लेसमेंट कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने ली हैं। आफ्टर ऑल मैं आपका एडिटर हूँ। तो कमलनाथ जी भी कुछ उसी तरीके से मुखातिब थे कि भैया मैं पीसीसी चीफ हूँ, मुझे ही नहीं बताया 4 दिन पहले। बहरहाल आशीष जी की एक टिप्पणी लेकर मुकम्मल टिप्पणी के लिए फिर हम अवनीश बुंदेला जी की तरफ चलेंगे। जी आशीष जी आपकी टिप्पणी। देखिए सबसे पहले तो ये कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का गैप है, ये ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को लेके एक जो डाउट की स्थिति है उसका गैप है। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा, और कमलनाथ जी कह रहे हैं यस दैट इज ट्रू। तो दोनों के बीच ये अभी तय नहीं है कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, और ये कोई अलग विषय नहीं है। कांग्रेस में तो ये तो सदैव विद्यमान रहा है, और कहते हैं कि जब बर्तन घर में खटकते हैं तो वो साधारण खटक होती है, और जब बाजार में खटकने लगते हैं तो वो खबर बन जाती है, और इसीलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए विषय पूरा ये है कि दिग्विजय सिंह जी अप्रासंगिक हैं, और वो प्रसंग में बने रहने के लिए लगातार इस तरह के प्रपंच रचते हैं। उन्होंने सदैव ये प्रयास किया है कि वो खबर में कैसे बने रहें, तो इसके लिए चाहे उनको हिंदू को आतंकवाद से जोड़ना हो, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों के साथ खड़े रहना हो, या इस तरह की राजनीतिक सक्रियता बिना अपने प्रदेश अध्यक्ष, बिना अपने नेता प्रतिपक्ष की जानकारी में डाले रखना हो, तो इसके लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि यही स्थापित करके रखता है उनको, और यही मध्य प्रदेश कांग्रेस को खंडित करके रखता है, कमजोर करके रखता है, जो अंतोगत्वा उनके पुत्र को स्थापित करने में मदद करता है। तो दिग्विजय सिंह जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता की लड़ाई नहीं है, कार्यकर्ता की लड़ाई नहीं है, वो अपने पुत्र को स्थापित करने की लड़ाई है। और इसमें सिंधिया जी और उनके गुट को निपटाने के बाद, मध्य प्रदेश कांग्रेस से विदा करने के बाद, अब अगला जो उनका टारगेट है वो मिस्टर कमलनाथ है, मिस्टर नकुलनाथ है, और इसके लिए उन्होंने पुरजोर
कमर कस ली है, जिसके प्रयास में वो लग गए। जवाब दीजिए अवनीश जी। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कम्युनिकेशन दो तरह का होता है। कम्युनिकेशन गैप कहीं नहीं, एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ आप देखें दोनों में कम्युनिकेट हो रहा है। कम्युनिकेशन गैप कहाँ है शरद जी, इस चीज़ को समझना होगा। कम्युनिकेशन गैप है कि 20 तारीख का समय दिया गया था दिग्विजय सिंह जी को मिलने का शिवराज जी से। अचानक वहाँ से फ़ोन आता है कि सर आपका समय आज नहीं हो पाएगा, आपसे मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाएंगे। अचानक वो धरने पर जाते, कमलनाथ जी पहुँचते। अगर कम्युनिकेशन गैप होता सर तो क्या आपको लगता है कमलनाथ जी वहां पहुंचते? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आप देखें, हम तो इस चीज के लिए मुझे गर्व है कि हमारे दोनों नेता रोड पर बैठे, मतलब चद्दर और फट्टी बिछाकर भी नहीं बैठे, जनहित के लिए सड़कों पर बैठे। आप मुझे बताएं, ये वो नेता शिवराज जी जो 17 साल से मुख्यमंत्री, जनता की परेशानियों के लिए आप एक पूर्व मुख्यमंत्री से मिलना तक पसंद नहीं करते? इससे समझ में आता है शरद जी, ये दिस अ बिगेस्ट कम्युनिकेशन गैप। एक और कम्युनिकेशन गैप का सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं कि मतलब केपी यादव 100 किलोमीटर दूर भोपाल वाले शिवराज जी को पत्र नहीं लिखते, कम्युनिकेशन गैप है। पत्र किसको लिखते हैं? जेपी नड्डा 700 किलोमीटर है दिल्ली मुगावली से, गुना से, तो उनको दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन गैप सर। ठीक है, इसके बाद एक कम्युनिकेशन गैप और बताऊं सर आपको कि उसी दिन उमा भारती कहती हैं कि शराबबंदी कराऊंगी, डंडा लेके शराबबंदी कराऊंगी। उसी दिन शिवराज जी कहते हैं अब दारू पेट बोतल में भी बिकेगी, जो 30 ml का, जो 60 ml का आएगा पेट बोतल में बिकेगी। उसी दिन रेट भी बढ़ा दी जाते हैं। तो सर ये कम्युनिकेशन गैप के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। एक और कम्युनिकेशन, अब केंद्रीय स्तर पर जाएं सर, कम्युनिकेशन गैप के इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अगर भोपाल आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत छोटा है, और आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का कम्युनिकेशन गैप है जो बहुत बड़ा है। सर हमारा कम्युनिकेशन गैप है ही नहीं जी। दोनों नेता साथ में बैठे हैं, आप देखिए सड़कों पर बैठे हैं। सड़क पर किस लिए बैठे थे? जनहित के लिए बैठे। और सर अगर आपने देखा होगा सर कि जब प्रभु श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे सर, तो जब कई बार मेघनाथ बड़ा ही मायावी था सर, युद्ध करने आता था तो कई बार रामचंद्र जी रोकते थे, नहीं लक्ष्मण रुको, मुझे जाने दो। लक्ष्मण जी कहते थे नहीं भैया मैं जाऊंगा। तो ये सर देखिए कम्युनिकेशन गैप नहीं कह सकते। अगर दिग्विजय सिंह जी पहले जनहित के लिए अगर धरने पर बैठ गए और पीछे से कमलनाथ जी आ गए, अचानक हुआ सर, कोई आपको भी याद होगा सर, कोई प्लान नहीं था उनका धरना, अचानक 20 तारीख को उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल किया। आप बीजेपी को मायावी बता रहे हैं। हम तो मायावी बता रहे हैं सर, बहुत मायावी हैं। शिवराज जी कभी जाकर ढोल नगाड़े पीटते हैं, मतलब महंगाई की बात नहीं करते सर, पेट्रोल डीजल की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते सर, बलात्कारों की बात नहीं करते, जनहित की बात नहीं करते। हाँ जाके ढोल नगाड़े बजाएंगे, देखो उसमें सर वो मैं तो कह रहा हूँ मायावी है सर। चलिए इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। मतलब दलीलें, जिसको हिंदी फिल्मों का कोर्ट रूम ड्रामा जो है वो बड़ा दिलचस्प, मुझे बड़ी जोरदार दलीलें दी अवनीश बुंदेला जी ने। मिलॉर्ड, मेरे विद्वान मित्र ने जो बातें कही हैं, मैं बताना चाहूँगा कि असली मायावी कौन है। बहरहाल इसकी तरफ भी हम लौटेंगे। एक छोटी टिप्पणी योगीराज जी की ज़रूर हम लेना चाहेंगे। देखिए, जो लोग, योगीराज जी ये बात सही है कि कांग्रेस के तरीक़े को नहीं समझते हैं और वो अक्सर बीजेपी से तुलना करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कांग्रेस में इतना खुलापन, कांग्रेस में ये परंपरा है। आपको याद होगा कि दीपक बावरा जी के मुंह पर कहा गया कि आपने तो टिकट बेच दिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई प्रभारी हो, मध्य प्रदेश आया हो बीजेपी का, और सामने बैठी हुई जो हुजूम है, जो टिकट के आकांक्षी या संतुष्ट लोग बैठे हैं, वो कहें कि आपने तो टिकट बेच दिया। दीपक बावरिया जी रो भी पड़े। ये कांग्रेस का तरीका है, ये कांग्रेस का एक, आप उसकी आलोचना बेहिचक कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में ये पर्देदारी नहीं है। जो भी बात है वो मुगल आजम का डायलॉग है कि जब बंदों से पर्दा नहीं तो फिर खुदा से क्या पर्दा करना। और इसी न पर्देदारी की वजह से कई बार मुश्किलें बड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि सामने एक ऐसी पार्टी है जहां पर्देदारी भी तगड़ी है और अनुशासन भी मजबूत है। लेकिन आप किस तरह देखते हैं, क्या ये एक पहला एक हमको मजबूत सिलसिला मिला है दो बड़े नेताओं के बीच में मत भिन्नता का या डिफरेंसेस का? नहीं, देखिए लगातार चलने वाला सिलसिला है ये, कांग्रेस में हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो टकराहट या मत भिन्नता ये सब एक आम बात है, लेकिन जब इन बीन तीन ही आप लोग हो, फिर भी आप में यदि नई पटरी बैठ पा रही तो ये बड़ा
मतलब आश्चर्यजनक लगता है कि आखिर अब क्या है। आपके पास एक जो युवा नेता था वो तो चला गया, जो गुटबाजी की बात होती थी, अजय सिंह चले गए, अरुण यादव जी नेपथ्य में पड़े हुए हैं, अब तो आप 2 ही बचे हैं। और उन 2 के बीच में भी यदि ऐसी बातें आती तो फिर ये अच्छा नहीं लगता लोगों को भी, पार्टी को भी, और लोगों को ये लगता है कि ये 2 बड़े नेता की ऐसी कैसी स्थिति हो रही है कि छोटी छोटी बातों पे यदि ये ऐसी बातें बाहर आ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं पर्दादारी होना चाहिए। लेकिन यदि पर्दे में बात सार्वजनिक रूप से खुल के जाए फिर काहे की पर्देदारी। तो एक तो बात है। दूसरी बात अवनीश जी ने बहुत बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया, मायावी बीजेपी को बताया, लेकिन राम लक्ष्मण तो खुद राजगढ़ में भी बैठे हुए हैं दोनों, दिग्विजय सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी। मैं जो बार बार इस चीज़ पे ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि ये मसला आज का है ही नहीं है, ये मसला बहुत पुराना मसला है, ये कभी का हल हो जाता है। अब ये पता नहीं आप उसको किस दृष्टि से लेंगे, लेकिन आने वाली जो हम 2023 के चुनाव देख रहे हैं, नगरीय निकाय के चुनाव देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस की तैयारी को पलीता लग जाता है ऐसी बातों से। तो कम से कम ऐसा मैसेज तो ना जाए, क्योंकि हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष, सब चाहते हैं कि नहीं, कांग्रेस पिछले 2018 के चुनाव में बहुत माइनर अंतर से रही है, 2-4 सीटों का ही रहा है। तो वैसी नेक टू नेक फाइट हर आदमी चाहता है कि भाई मजबूत विपक्ष मिले, लेकिन जब ऐसी बातें होंगी तो थोड़ा सा निराशा लगती है कि विपक्ष जरा दमदार हो और चुनौती अच्छे ढंग से पेश करे तो अच्छा लगेगा। आशीष जी, कुछ बातें आपके मित्र ने कही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बीजेपी है जो हमारी छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा करके ऐसा लौटा देती है वापस कि ये देखिए ये है कांग्रेस। क्या आप यही कांग्रेस पसंद करेंगे? और ये कांग्रेस तो ऐसे ही उलझती है, अटकती है, झटकती है, लटकती है, इस कांग्रेस पे आप भरोसा जताएंगे? तो मायावी भी बताया उन्होंने बीजेपी को, और ये भी बताया है उन्होंने कि केपी यादव साहब जो हैं वो 180 किलोमीटर भोपाल गुना से नहीं आते हैं चिट्ठी लेके और जेपी नड्डा जी के पास चले जाते हैं। डिफरेंसेस उनका दावा है कि आपके यहाँ भी कम नहीं है, बस आपने उसको बहुत अच्छे से, ये हमारा इन्फ्लुएंस है कि आपने उसको अच्छे से कवर अप किया हुआ है। आपकी राय, आपकी टिप्पणी जी आशीष जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि एक तो मेरे मित्र के पास आज जो टास्क है वो बहुत मुश्किल है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की इस खटपट को डिफेंड करना कोई आसान बात थोड़ी है। तो उसको डाइवर्जन जो टैक्टिक उसने अपनाई है वो बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब बर्तन घर में खटकते हैं तो साधारण खटक होती है, और जब वो सड़क पर खटकें तो वो खबर बनती है, और इस खबर को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। एक बात, अब ये जो गैप कह रहे हैं, मुझे लगता है इसको गैप नहीं वैक्यूम कहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में एक वैक्यूम है। जो पार्टी अपने आप को इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कहती है, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। वो एक कार्यकारी अध्यक्ष जो स्वयं स्वीकारती हैं कि वो बीमार हैं, उनके सहारे चल रही है, और कांग्रेस चाहती है कि इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करे। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के लोकतंत्र में ये तो संभव नहीं है। उनको बताना ही होगा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्यों सिर्फ 2 लोगों तक सिमट गई है, एक दिग्विजय सिंह जी और एक कमलनाथ जी, और दोनों ही अलोकप्रियता की मिसाल है। और मुझे वो भजन याद आता, इन दोनों को देखता हूं कि एक डाल पर 2 पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। तो दोनों के बीच यही द्वंद्व छिड़ा हुआ है कि कौन पहले है, कौन बेहतर है, और वो बेहतर की राह भी इसलिए कि किसको अपने पुत्र को स्थापित करना है। और कोई उद्देश्य हो तो मुझे बताइए कि कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने कब जाके जनता के लिए काम किया। अभी कमलनाथ जी जब इस क्षेत्र में एक बाढ़ आई थी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, तो वहां पे हेलीकॉप्टर से दौरा करने आए, और ये निकल कर आया कि वो जनता में भी जाएंगे। वे उसी स्थान से हेलीकॉप्टर से उतरकर पत्रकार वार्ता करके वापस हेलीकॉप्टर में पहुंच के दिल्ली पहुंच गए। तो ये तो इनका कमिटमेंट है। और दिग्विजय सिंह जी क्या हैं, उनको उमंग सिंगार जी ने जितने अच्छे से परिभाषित किया था उतने अच्छे से कोई परिभाषित नहीं कर पाया। इनके मंत्री, इनके वरिष्ठ नेता ने दिग्विजय सिंह जी के लिए कहा था कि वे ब्लैकमेलर हैं, वे शराब माफिया हैं, वे रेत माफिया हैं। और ये कांग्रेस का आज तक आधिकारिक बयान है। ना दिग्विजय सिंह जी ने खंडन किया इसका, ना उमंग सिंगार ने खंडन किया। तो अब ये आपस में ही तय कर लें कि ये साधारण बातें हैं, साधारण नोकझोंक हैं, या असाधारण स्थिति पे पहुंचने वाली चीजें हैं जिस पर लोकतंत्र में लोग टीका टिप्पणी तो करेंगे। जी, आपने भी जोरदार दलीलें दी हैं और फिर कोर्ट रूम ड्रामा और दिलचस्प हो गया है। दोनों तरफ से दलीलें हैं और जज साहब जो हैं वो अपना पसीना पोंछ रहे हैं। याद आ जाता मुझे, लेकिन आपने एक बात की पुत्र मोह, तो उसको थोड़ा पुत्र निरपेक्ष भाव से देखना चाहिए। बात चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो,
किसी भी पार्टी में ऐसे अनासक्त निरासक्त योगियों की भरमार नहीं है जो पुत्र मोह से बिल्कुल दूर हो। तो पुत्र मोह सर्वत्र है और ये मानवीय स्वभाव है, उसमें मुझे लगता है कि कोई श्रेय लेने का प्रयास नहीं होना चाहिए। बुंदेला साहब, आप कहना चाह रहे थे। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो अगर भारतीय जनता पार्टी 2018 से इसी गलतफहमी का शिकार है कि दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी में मतभेद हैं, और मैं तो देखिए अभी राम लक्ष्मण बना, मैं कहूँगा कमलनाथ जी प्रभु श्री राम की भूमिका में है, लक्ष्मण उनके दिग्विजय सिंह जी हैं, ठीक है। अगर एक दूसरा मैं उदाहरण दूं तो कमलनाथ जी अर्जुन हैं, उनके सारथी दिग्विजय सिंह जी हैं मध्य प्रदेश में। तो उदाहरण कई हैं। और जहाँ तक बयानात की बात है, जो मेरे मित्र अभी कह रहे थे आशीष जी, देखिए बयानात के बारे में राजनीति में नहीं कहिए कि उमंग सिंगार ने क्या कहा। अगर मैं अभी उमा भारती के बयान की बात करूँगा ना, सिंगार जी का ट्वीट आज भी कुछ कह रहा है सर, अगर वो उमा भारती के बयानों की बात कर दूं, उन्होंने विनाश पुरुष कहा था वो किसको, मोदी जी को। और याद होगा आपको उनका आडवाणी जी से लाइव झगड़ा पूरे देश ने देखा था। और जब याद करें, अगर जो सड़कों पर लड़ाई की बात है, तो आपको याद होगा जब मोदी जी की ताजपोशी होती तो जिस तरह से छींचा लेदर की गई थी लाल कृष्ण आडवाणी जी की, वो हम सब ने देखी, लाइव देखी, इस मीडिया के माध्यम से ही देखी। तो ये सब बात आप मत कहिए। हम तो साफ कहते हैं साहब, हमारे दोनों नेता जनहित के लिए आज सड़कों पर बैठे हैं और आगे भी बैठते रहेंगे। और अगर आप इसको गलत फहमी में हैं तो 2018 में भी आप गलत जी। लेकिन कुछ बातें देखिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका जवाब कांग्रेस को देना ही होगा। आखिर अरुण यादव जी जब ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, पार्टी में ऐसी कुछ परिस्थितियां नजर आती हैं, उससे सहमति जताते हैं अजय सिंह जी। वो भी कहते हैं मैं अरुण यादव जी की इस बात से सहमत हूं। और आपके दो बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में, जिन पर पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता जिन पर निर्भर कर रहा है, उनकी बातचीत भी हम सुनते हैं। अब ये बातें ये तो बताती हैं, आप छोड़ दीजिए क्या बीजेपी में हो रहा है, क्या किसी दूसरी पार्टी में हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है सर। इस पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई कम से कम आप तो एकजुट रहिए। अगर उस दिन दिग्विजय सिंह यही कहते कि मेरी बात एयरपोर्ट पर कमलनाथ जी ने कह दी, अब मैं धरना नहीं दे रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तब भी मान रक्षा हो जाती। आखिर आपके दो नेता जब आपस में डिफरेंस कह रहे हैं कि आपके जरिए जाएं, तो कहते हैं दैट इज ट्रू। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एक है, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं, कहीं कोई संवाद की कमी। देखिए राजनीति है, पॉलिटिकल, उसमें सदैव ऐसा होता है। सिर्फ ये कांग्रेस की बात नहीं, अगर अजय विष्णु जी का बयान उठा के देख लें, चाहे गोपाल भार्गव जी के बयान उठा के देख लें, केंद्र में चले जाए तो वहाँ आप सुब्रमण्यम स्वामी के बयान उठा के देक लें, आप कैलाश विजयवर्गीय जी का वार्तालाप उठा के देख लें शरद जी, तो ये आपको हमेशा हर जगह मिलेगा। आपको समाजवादी में मिलेगा, आपको शिवसेना में भी मिलेगा, आपको कांग्रेस में भी मिलेगा, आपको भाजपा में मिलेगा। लेकिन बस बात यह है कि आप जो कर रहे हैं वो जनहित के लिए कर रहे हैं, किसके लिए। हम तो साफ कहते हैं हमारे नेता कमलनाथ जी हैं मध्य प्रदेश के, और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो बैठे हैं धरने प्रदर्शन पे शरद जी, वो जनहित के लिए बैठे हैं। और योगी जी ने भी जो एक ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने कहा कि पुरानी योजना है। सर आप तो फिर मोहर लगा रहे हैं दैट इज ट्रू पर, क्योंकि कमलनाथ जी यही कह रहे हैं कि भैया मैं ही हूं सर, मैं ही पीसीसी चीफ हूं, मैं ही नेता प्रतिपक्ष हूं, तो आपको मेरे जरिए ही जाना चाहिए। सर ये दो लोगों के बीच का एक व्यक्तिगत कम्युनिकेशन था, आप उसको एक आधिकारिक कम्युनिकेशन। देखिए जब दो दोस्त जो सालों से राजनीति कर रहे हो, जो साथी कह लें या कुछ भी सहपाठी कह लें, सर जब वो बात करते हैं पब्लिकली, अगर आप उसको एक ऑफिशियल बात मान लें, कई किसी भी तरह की बात होती है, और भाई कैसे हो क्या हो, तो अगर हम उसको एक आधिकारिक मान लें शरद जी, मुझे तो इस बात का गर्व है कि दोनों बैठे जनहित के लिए बैठे। और सबसे बड़ी बात, संवेदनशील अगर कोई है इस प्रदेश में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो एक मुख्यमंत्री को मिलने का समय नहीं देख सकते, पूर्व मुख्यमंत्री को, तो साहब आम जनता की तो हैसियत क्या होगी। सही लिखा केपी यादव जी ने, तभी तो केपी यादव जी को 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ा दिल्ली के, उनको मालूम था। शिवराज तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि शिवराज जी ने तो भारतीय जनता पार्टी को ले जाकर सिंधिया जी की देरी पर गिरवी रख दिया है। उस भाजपा को गिरवी रख दिया शिवराज जी ने और मोदी जी ने, जिस भाजपा को अटल बिहारी वाजपेयी, कुशवाहा ठाकरे जैसे महापुरुषों ने बनाया था। आज वो भाजपा सिंधिया की देरी पर गिरवी रखी है, ग्वालियर में गिरवी रखी, जानते आशीष अग्रवाल जी, लेकिन कह नहीं पाएंगे मेरे मित्र। मैं कंक्लूड करूंगा योगीराज जी, सवाल को एक बड़े फलक पर ले जा रहा हूं मैं। क्या राजनीतिक दल जो तथाकथित रूप से चुनावी राजनीति में सफल भी हैं और जो सफल होने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी दलों में, यानी कांग्रेस में, बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में, बीएसपी में, दक्षिण में रीजनल पार्टीज में, तृणमूल कांग्रेस में, सुनने की प्रक्रिया क्या तेजी से कम हो रही है? और जो कार्यकर्ता को सुनने वाले वरिष्ठ नेता थे,
अव्वल तो अब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले नेता भी अपना हक मांगने लगे हैं कि बहुत हमने भी त्याग तपस्या की, अब सरकार सत्ता में है तो हमें भी अवसर दीजिए। क्या ये प्रक्रिया कमज़ोर हो रही है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कार्यकर्ता? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से अवसरवादिता, पदोन्नति, ये सब बड़ी है पार्टियों में, तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं जागने लगी हैं। सब इंतजार करते हैं कि हम 15 साल से 18 साल से हमारी पार्टी, हमें क्या मिला, हम क्यों संघर्ष करें। जब चुनाव का मौका आता है तब हमारी याद आ जाती है और वैसे फिर हमको कोई पूछता नहीं है। तो ये जो एक स्थिति पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो क्रिएट हुई है बहुत घातक है। अब वो बात तो रही नहीं कि जो जिसको कि अपन बोलते हैं ट्रू मुद्दे जो हैं, इश्यूज़ जो होते हैं पब्लिक के, उसको लेकर कोई बैठा हो। इस मामले में यही जो बात है, आखिर जिस मुद्दे को लेकर आप बैठे थे उस मुद्दे का हुआ क्या? क्या आप उसको सॉल्यूशन कर पाए? क्या आपको कुछ आश्वासन मिल पाया? क्या वो मुद्दा तो वहीं का वहीं रह गया? पूरी की पूरी पॉलिटिक्स शिफ्ट दूसरी तरफ हो गई। तो ऐसा ना हो, मुद्दे उठाए जाएं, मुद्दों का सॉल्यूशन किया जाए। चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री या कोई भी हो, उनको मिलने से परहेज करना नहीं चाहिए। लेकिन होता जब ये कि जब आप एक आदमी बार बार बेवजह की बातें करता है, अपनी विश्वसनीयता खो देता है, तो सामने वाले को भी ये लगता है मैं क्यों मिलूं। तो ये स्थितियां भी निर्मित नहीं होना चाहिए। एक ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंट जो बिहेवियर होना चाहिए पॉलिटिकल बोल लीजिए आशीष जी। जी हाँ, बोल लीजिए, आप अपनी बात खत्म कर लें आशीष जी। मैं ये कह रहा था, जो एक ट्रांसपेरेंट बिहेवियर होना चाहिए राजनीतिक दलों, राजनेताओं के बीच, वो बरकरार रहना चाहिए। जी आशीष जी, आशीष जी। जी जी जी। देखिए, कांग्रेस की इस अवस्था को कम्युनिकेशन गैप से जोड़ना एक वायरल इन्फेक्शन को बुखार से ट्रीट करने जैसा होगा। देखिए, कांग्रेस में कमजोर नेतृत्व इस अवस्था का कारण है, और इस कमजोर नेतृत्व के कारण जो आसपास के जो दूसरे नेता हैं वो उस पद को जो हथियाने में लगे हुए हैं, वो उसका ये कारण बन के आया। पहले भी राजशाही में यही होता था कि जब राजा बुजुर्ग हो जाता था तो निश्चित ही जो दूसरे दरबारी होते थे वो अपने अपना स्थान तलाशते थे। तो कांग्रेस में ये नेतृत्व की जंग है, जो कमजोर नेतृत्व जब तक विस्थापित नहीं होगा और एक अच्छा नेतृत्व स्थापित नहीं होगा, तब तक यही अवस्था में कांग्रेस रहेगी और कुछ नहीं होगा। 30 सेकंड। आशीष जी, हमारी चिंता छोड़िए, कांग्रेस की चिंता छोड़िए, हमारा नेतृत्व पर्याप्त मजबूत है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। आप चिंता करिए जनता की, आप चिंता करिए कोरोना की, आप चिंता करिए महंगाई की, आप चिंता करिए बहु बेटियों की, 71% सबकी चिंता करिए आप हमारी कांग्रेस की चिंता छोड़ दें। निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के आपसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोरोना की तरह संक्रामक होती हैं, और राजनीतिक दलों में जो कमजोरी, माफ कीजिएगा, आ रही है, जिसका जिक्र योगीराज जी ने किया, अवसरवादिता, पद समय आने पर परिवर्तन कर लेना, पार्टी से ज़्यादा पद की तरफ ध्यान रखना, प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में उलझना, ये संक्रामक है सर। ये अगर कांग्रेस में है कथित रूप से, तो ये दूसरे राजनीतिक दलों को भी बीमार कर देगा कांग्रेस से। ये अगर किसी और पार्टी में है कांग्रेस के अलावा, तो उस पार्टी से निकलकर ये सबको बीमार कर देगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने इम्यूनाइजेशन का डोज लगवाया। जिन लोगों ने 2-2 टीके लगा रखे हैं, कोरोना का वेरिएंट उन पर भले ही उतना असर नहीं डाल रहा है, लेकिन संक्रामक बीमारी की तरह उन पर असर डाल रहा है। बदली हुई इन परिस्थितियों में हमें फिर जाना पड़ेगा कुछ सुनहरे व्यक्तित्वों की तरफ। आज बीजेपी भी ये सवाल पूछती है खुद से कि हमारे पास वो 2 धोती और 2 कुर्ते वाले संगठन के पुरोधा नेता कहाँ हैं। आज कलफ लगे कपड़ों में, चमचमाती गाड़ियों में, चाहे वो संगठन के नेता हो या और बड़े नेता हो, उनमें आप कुशाभाऊ ठाकरे का अक्स या खंडेलवाल जी का अक्स नहीं ढूंढ पाएंगे। और कांग्रेस भी ये सवाल करेगी तो अहमद पटेल जैसे लोग नहीं ढूंढ पाएगी अब अपने भीतर, जिनसे बार बार कहा गया यूपीए 1 और 2 में भी और उसके पहले भी कि आप बड़े काबिल आदमी हैं, आइए ना सत्ता में। उन्होंने कहा नहीं साहब, मेरा काम संगठन है, मैं वहीं परफेक्ट हूँ। ऐसे लोगों की संख्या अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कम होगी, कम होने का मतलब ये नहीं है ऊपर से दिख रहे हैं लेकिन अंदर से मजबूती नहीं है, तो दिक्कतें दोनों ही दलों के लिए हैं। तो बेहतरी इसी में है कि समाज से ये जो कमजोरियां हैं संक्रामक, ये समाप्ति हों और एक दूसरे में संक्रमण करने की स्थिति में ना आए। बहुत धन्यवाद आपका बुंदेला जी, धन्यवाद योगीराज जी, और धन्यवाद आशीष जी आपका। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, पेंशन पर टेंशन। नमस्कार।